हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे। ठीक, लेकिन उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार पिछले वीडियो में। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोहम्मद गौरी का आक्रमण पढ़ा था। मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो था, 3 युद्ध उसने जो किए थे, 3 आक्रमण उसका महत्वपूर्ण आक्रमण बताया गया था। ठीक है, पहला था तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और उसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ठीक है, वह युद्ध कब हुआ था? वह युद्ध हुआ था आपका 1191 ईस्वी में। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आता है दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध, मोहम्मद गौरी का दूसरा महत्वपूर्ण जो आक्रमण उसने किया था भारत पर, वह किया था 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध किया था उसने। उसके बाद बात आती है कि तीसरा युद्ध, उसका तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध था। दूसरा भी क्या था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। जीता कौन था? गौरी जीत गया था। गौरी जीत गया था, और यह तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाया 1192 ईस्वी में। कब? 1192 ईस्वी में। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध जो हुआ, वो हुआ चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। कौन सा युद्ध था? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, यह चंदावर का युद्ध हुआ था गौरी वर्सेस गौरी और जयचंद के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? गौरी वर्सेस जयचंद। ठीक, यह चंदावर का युद्ध कहलाया। ठीक है, चंदावर के युद्ध के बाद उसने एक युद्ध के बाद जो गौरी था, उसने देवी लक्ष्मी तथा नंदी के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, और कालिंजर अभियान भी शुरू किया था। ठीक, और एक चीज़ था कि गौरी ने इक्ता प्रथा चलाई थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि गौरी ने क्या किया था? इक्ता प्रथा चलाई थी। इक्ता प्रथा के बारे में आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए कि इक्ता प्रथा होती क्या है। ठीक है, जैसे कि पहले के समय में जो सैनिक युद्ध के लिए युद्ध करते थे, युद्ध भूमि में जाते थे युद्ध के लिए, और वो सैनिक जो हैं, वह एक काम के रोजगार के तौर पे वो किसी राजा के राज में काम करते थे। ठीक है, वह किसी मतलब कि जैसे अब के जो सैनिक हैं वो क्या करते हैं, वो भी जैसे मान लीजिए बॉर्डर पे कोई हो गया, ठीक, तो जैसे करते हैं, सैनिक होते हैं तो उनको सैलरी दी जाती है अब के टाइम में, और उस टाइम क्या दिया जाता था? इक्ता दिया जाता था। क्या दिया जाता था? इक्ता। और इक्ता क्या होता है? भूमि का टुकड़ा। ठीक है, भूमि का टुकड़ा। जैसे जो सैनिक काम करता था, ठीक, जो सैनिक काम करता था, काम राजा के लिए काम करता था, युद्ध करता था, जो भी राजा करता था वह करता था, उसको सैलरी के तौर पे एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, जिससे वह अपना जीवन का पालन पोषण, वह मतलब कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ठीक, तो इक्ता तो यह हो गया कि जो जमीन का टुकड़ा सैनिकों को दिया जाता है वह इक्ता प्रथा कहलाई। ठीक है, इसे क्या कहा गया? इक्ता प्रथा। लेकिन इक्ता प्रथा को हटाया भी गया। ठीक, उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए बस आप लोग इतना जान लीजिए कि सैनिकों को जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था जीवन यापन करने के लिए, वही क्या कहलाया? इक्ता प्रथा। और इक्ता प्रथा को शुरू करने वाला कौन था? मोहम्मद गौरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है कि दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था? 1206 से 1526 तक। ठीक, 1526 AD तक
ईस्वी तक। ठीक, तो करीबन 320 वर्ष, ठीक है, 320 वर्ष, 320 वर्ष यह दिल्ली सल्तनत चला। फिर इसके बाद आ गया मुगल काल। ठीक, 320 वर्ष क्या चला? दिल्ली सल्तनत। तो हम बारी बारी से दिल्ली सल्तनत के जो दिल्ली सल्तनत में जो अलग अलग वंश हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए थे? 5 वंश हुए हैं। कितने वंश हुए हैं? 5 वंश। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोदी वंश। ठीक है, तो जो इनका कार्यकाल का समय है, गुलाम वंश का कितना है? गुलाम वंश का 1206 से 1290 तक। ठीक, उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 320 तक, फिर 1320 तक, 1320 तक, फिर उसके बाद 1320 से 1414 तक तुगलक वंश, और 1414 से 1451 सैयद वंश, लोधी वंश 1451 से 1526 तक। तो इस प्रकार से कुल 5 वंश दिल्ली सल्तनत में चले। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश चले। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक, आप लोग इसको GKTSL, GKTSL, ठीक, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। G मतलब गुलाम, K मतलब खिलजी, T मतलब तुगलक, S मतलब सैयद, L मतलब लोधी। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो 5 वंश हैं चले। तो सबसे पहले जो वंश था वह हुआ गुलाम वंश। ठीक है, सबसे पहला वंश क्या था? गुलाम वंश। आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। और सबसे कम कार्यकाल किस वंश का था? सबसे कम कार्यकाल खिलजी वंश का था, और सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश का था। ठीक है, और सबसे अंतिम वंश लोधी वंश है। ठीक, और सबसे पहला वंश, ये सबसे क्या है? पहला है। याद रखेंगे आप लोग, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला, ये फर्स्ट पे है, ये फर्स्ट पे है, और ये लास्ट है। ठीक, तो याद रखेंगे अगर आ जाए कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए, तो 5 वंश हुए। और सबसे पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश है। और सबसे आखिरी वंश कौन सा है? लोधी वंश है। ठीक है, और सबसे कम कार्यकाल करने वाला जो वंश हुआ वो कौन सा हुआ? खिलजी वंश हुआ। और सबसे अधिक कार्यकाल कौन सा वंश हुआ? तुगलक वंश हुआ। ठीक है, तो बात करते हैं कि गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ेंगे अब कि गुलाम वंश कब से कब तक चला। तो आप लोगों को पता है कि गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। ठीक है, और गुलाम वंश के अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम क्या है? कि गुलाम वंश के अन्य नाम है दास वंश। ठीक है, दास वंश। दास वंश को, दास मतलब कि गुलाम, गुलाम मतलब क्या है? एक तरह से दास ही कह लीजिए। तो दास का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? गुलाम हो जाएगा। ठीक है, तो यह दास वंश के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, ममलूक वंश भी कहते हैं इसे इल्वरी वंश भी कहते हैं। ठीक है, इल्वरी वंश भी कहते हैं। ममलूक वंश, जो इसका नाम किसने रखा था? हबीबुल्लाह ने गुलाम वंश को क्या बुलाया? ममलूक बुलाया। ठीक है, ममलूक वंश नाम रखा हबीबुल्लाह ने। याद रखेंगे आप लोग कि हबीबुल्लाह जो था, हबीबुल्लाह, ठीक, हबीबुल्लाह यह जो था, इसने अपने इस गुलाम वंश का नाम रखा ममलूक वंश। ठीक है, ठीक, उसके बाद बात करते हैं आगे कि गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए। तो याद रखिएगा आप लोग, गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए। ठीक है, गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए। ठीक, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है,
कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसकी जो राजधानी थी गुलाम वंश की वो लाहौर थी, और जो सैन्य राजधानी थी जहाँ पर हथियार जैसे तलवारें हो गई, भाला हो गया, ये जो हथियार थे उस टाइम के, बंदूक वंदूक तो थी नहीं, जितने भी हथियार थे वो इंद्रप्रस्थ में रखी जाती थी, और इसलिए इसकी जो सैन्य राजधानी कहलाई वो इंद्रप्रस्थ कहलाया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? तो हम जान लेते हैं कि यह गौरी का गुलाम था। कौन था? गौरी का गुलाम। मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। फिर बाद में गौरी का दामाद भी बन गया, लेकिन सबसे पहले वह गौरी का दामाद था। यह सबसे पहले क्या था? गौरी का गुलाम था। इसको गौरी ने मिर्ज़ा अजीज कोका से ख़रीदा था। किससे ख़रीदा था? मिर्ज़ा अजीज कोका से। मिर्ज़ा अजीज कोका से ख़रीदा था। इसको मलिक और सिपह हसलार की उपाधि भी प्रदान की गई। ठीक है, इसको किसकी उपाधि मिली? सिपह हसलार की उपाधि मिली। और गौरी ने इसे शुरुआत में अमीर ए आखूर पद दिया। गौरी ने सबसे पहले इसको कौन सा पद दिया? अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर कौन कहलाता था? जो घोड़े के अस्तबल का जो प्रमुख होता था वो अमीर ए आखूर कहलाया। ठीक है, सबसे पहले तो गौरी ने इसे गोबर फेंकने के लिए लेकर आया था। ठीक है, घोड़ों का क्या देखभाल करने के लिए लेकर आया था, घोड़े के अस्तबल का प्रमुख था यह। ठीक है, लेकिन यह देखने में सुंदर था। ठीक है, ऐबक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो देखने में बहुत ही सुंदर था। ऐबक का मतलब ही होता है कि चांद के जैसा मुखड़ा। ठीक है, चांद के जैसा था, और वह बेहद सुंदर था, और दिमाग भी उसकी तीव्र थे, तेज थे। ठीक है, तो जो दिल्ली सल्तनत थी, तो उस टाइम में जितने भी वंश बने 5 वंश थे, और पांचों वंश जो अपना केंद्र राजधानी दिल्ली को बनाकर चलते थे, तो वह दिल्ली सल्तनत कहलाया। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत क्यों दिल्ली सल्तनत कहलाया। तो उस टाइम के जो पांचों वंश थे वो दिल्ली को ही अपना केंद्र राजधानी मानकर चलते थे। जैसे मान लीजिए कि ये गुलाम वंश का जो संस्थापक था उसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। सैन्य राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। तो ये जो इंद्रप्रस्थ राजधानी है ये कहाँ है? ये दिल्ली को ही बोला जाता है, दिल्ली में ही था। ठीक है, ये इंद्रप्रस्थ कहाँ था? दिल्ली में ही था। तो आगे बात करेंगे हम कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल कितने वर्ष का था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 4 वर्ष का था। ठीक, फिर उसकी मृत्यु हो गई लाहौर में। कहाँ हो गई? लाहौर में चौगान खेलते खेलते। जो पोलो के जैसा खेला जाता है, एक गेम होता है, एक खेल होता है जिसको हम चौगान बोलते हैं। चौगान खेलते खेलते उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो गौरी है उसने मिर्ज़ा अजीज कोका से ख़रीदा था। मिर्ज़ा अजीज कोका कौन था? यह एक व्यापारी था जो बच्चों को बेचता था। ठीक है, उस टाइम क्या होता था कि लोग गरीब रहते थे, भारत के लोग गरीब रहते थे, फिर वो क्या करते थे? खाने पीने के लिए लाने पड़ जाते थे। किसी को अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं रहता था तो वो अपने बच्चों को बेच देते थे। ठीक है, व्यापारियों को बेच देते थे, और वह व्यापारी अच्छे दामों में ले जाकर राजा महाराजा ऐसे जो मुस्लिम शासक थे उन लोगों के पास बच्चों को बेच देते थे, और बच्चे जो है क्या करते थे? उनके यहाँ नौकरी करते थे, काम करते थे, और काम करके अपना खाना खाते थे, रहते थे, जो भी करते थे वहीं पर उनका जीवन गुजर जाता था। ठीक है, तो ये जो मिर्ज़ा अजीज कोका जो व्यापारी था उसने गौरी ने उससे ऐबक को ख़रीदा था, और उससे ख़रीदने के बाद उसने अमीर आखूर का पद दिया, घोड़े के अस्तबल का प्रमुख बनाया। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको मलिक और सिपह हसलार की उपाधि भी दी। ठीक है, तो फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो इसका शासनकाल था वो शासनकाल का वर्ष जो था वो 4 वर्ष था। वो कब से कब तक था? 1206 से 1210 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1206 से 1210 ईस्वी तक। फिर बात आती है कि ऐबक के अन्य नाम क्या हैं। ठीक है, ऐबक के अन्य नाम है पीलबक्स। पीलबक्स यानी कि हाथियों को दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक
हाथियों का दान करने वाला था। लाख बख्श, हातिम द्वितीय, लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। हातिम द्वितीय भी कहा जाता था इसे, हातिम द्वितीय। कुरान खां, ठीक, कुरान खां भी इसको कहा जाता था, ठीक। इसके अन्य नाम थे। तो अगर आ जाए एग्ज़ाम में कि पीर बख्श किसे कहा जाता था, तो आप बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श भी उसी को कहा जाता था, हातिम द्वितीय भी, और कुरान खां भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था, ठीक है। आगे आगे देखते हैं कि दिया गया है, इसने कभी अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए, ठीक, और न ही खुतबा पढ़वाया। इसने कभी भी अपने नाम के, जैसे कि उस टाइम के जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे या अन्य राजा हुआ करते थे जो भारत के या बाहर से जो आए थे, वो लोग क्या करते थे कि सिक्के चलवाते थे और उस सिक्कों पर क्या करते थे, अपने नाम अंकित करवा देते थे, ठीक है, अपने नाम को अंकित करवा देते थे। लेकिन यह उस टाइप का नहीं था, यह अपने ना ही कभी अपने उस टाइम के सिक्कों पर अपना कभी नाम लिखवाया, ना ही खुतबा पढ़वाया। खुतबा मतलब कि क्या होता है, खुतबा किसे कहते हैं, खुतबा मतलब कि प्रशंसा पत्र। जैसे कि जो शासक होते थे, राजा होते थे, वो क्या करते थे कि अपना ही क्या करवाते हैं, जैसे इस टाइम में जितने भी नेता हुए, जो भी हुए, तो वह चुनाव के समय क्या करवाते हैं कि अपना जितने भी काम किए हैं, नहीं किए हैं, जो किए हैं, अगर नहीं भी किए हैं तो उसकी भी चर्चा करवाते हैं। जनता में क्या करते हैं, अपना नाम कमाते हैं, तो प्रशंसा करवाते हैं। उसी टाइम खुतबा होता था, वह कभी भी अपना खुतबा नहीं पढ़वाया, अपने नाम का कोई भी खुतबा नहीं पढ़वाया। खुतबा मतलब कि प्रशंसा पत्र, ठीक, याद रखेंगे आप लोग कि अगर आ जाए एग्ज़ाम में कि वह कौन सा शासक है, ठीक है, वह कौन सा गुलाम है जिसने कभी भी अपने नाम के सिक्के चलवाए, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, तो वह कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक। आगे बात करते हैं कि ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था, ठीक, बख्तियार काकी का शिष्य था। और बख्तियार काकी के गुरु कौन थे, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक, मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने सूफी ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मोहम्मद गौरी के टाइम पे थे, और मोहम्मद गौरी के टाइम पे मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और इन्होंने तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी का साथ दिया था, ठीक है, गौरी का साथ दिया था। और ये भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक थे। क्या थे, सूफीवाद के प्रवर्तक थे। ये अजमेर में रहते थे और यहीं पर इनकी क्या थी, दरगाह थी। तो आप लोग मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जान गए, ठीक। इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि क्या है, आगे है कि ऐबक के निर्माण कार्य, ऐबक के निर्माण कार्य, ऐबक के निर्माण कार्य क्या है, ऐबक के निर्माण कार्य है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, यह दिल्ली में है। यह उत्तर भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है, ठीक है, यह उत्तर भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो यह किसने बनवाया है, इसको ऐबक ने बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, ठीक। उसके बाद बात आती है कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह कहाँ पर है, यह अजमेर में है, ठीक, यह कहाँ है, अजमेर में है, ठीक। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है वह एक मस्जिद है, ठीक। और यह 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई थी। यह जो मस्जिद है वह 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई थी, ठीक। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहाँ पहले संस्कृत का विश्वविद्यालय हुआ करता था, ठीक है, संस्कृत का विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसको विग्रहराज द्वितीय या कवि बंधु उनको ही कहा जाता था, कवि बंधु उन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो कवि बंधु या विग्रहराज द्वितीय इन्होंने बनवाया था। और इस संस्कृत के विद्यालय को तोड़कर, ठीक, इस संस्कृत को विद्यालय को तोड़कर
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में ये मस्जिद बनवाई थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, जिसकी ऊंचाई जो थी पहले वो 72.5 मीटर थी। ठीक है, 72.5 मीटर थी, और यह जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ, वह कब शामिल हुआ, वह 1993 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग ये जान लीजिए कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कौन है। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कौन है, तो वह है चेरामन जुमा मस्जिद, यह केरल में है। चेरामन जुमा मस्जिद यह केरल में है, यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है। और उत्तर भारत की जो पहली मस्जिद है वो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, जिसको किसने बनवाया है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अब बात आगे देख लेते हैं क्या दिया जी, तो आप लोग ये जानिए, ठीक है, कि ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं। ठीक है, गुंबद कला और मेहराब कला, ये 2 पॉइंट हैं, इनको जान लीजिए कि गुंबद कला क्या होता है और मेहराब कला क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को हम फिगर में दिखा दें कि मेहराब कला क्या होता है और गुंबद कला क्या होता है। ये जो आपको फिगर में दिख रहा है चित्र में, ये जो इस टाइप का नक्शा होता था ऊपर से गोल, ठीक है, ये ऊपर से जो गोल नक्शा होता था यह गुंबद कला कहलाया। ये क्या कहलाया, गुंबद। ठीक है, ये गुंबद के जैसे है, गुंबद, गुंबद कला कहलाया। ठीक, यह इस टाइप का जो ऊपर से ऐसे गोल होता था वो गुंबद कला था, और जो ये इस टाइप की जो इस नक्शा था, ठीक है, ये जो छोटे छोटे इस टाइप के नक्शे थे, इस टाइप के ऐसे ऐसे, ठीक, ये जो इस टाइप के ऐसे नक्शे हुआ करते हैं जो ऐसे, ये मेहराब कला है। ठीक है, यह क्या है, मेहराब कला। तो आप लोगों को पता हो गया कि मेहराब कला क्या है और गुंबद कला क्या है। मेहराब कला, तो इसका जो जनक है, मेहराब कला और गुंबद कला के जो जनक है वो कौन है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। आगे है कि ऐबक का दरबारी कवि कौन था। ऐबक का दरबारी कवि कौन था, तो ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी था। कौन था, हसन निजामी। उसने पुस्तक लिखी थी, जो उसकी पुस्तक है वो ताजुल मासीर है। ठीक है, ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी है और उसकी पुस्तक जो है ताजुल मासीर है, ताजुल मासीर। ऐबक का मकबरा कहाँ है, ऐबक का मकबरा लाहौर में है, जिसे इल्तुतमिश ने बनवाया है। ठीक है, तो गुलाम वंश के 3 ही बड़े जो राजा हम कह लीजिए या शासक कह लीजिए, 3 ही बड़े शासक थे। कौन कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था और बलबन था। यही तीन जो हैं महान क्या मान लीजिए कि गुलाम वंश के जो चर्चित शासक हुए वो यही तीनों थे, चर्चित और बड़े। ठीक, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा राजा बना। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, जब उसकी मृत्यु हो गई 1210 में, तो 1210 में जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जब वहाँ का राजा बना गुलाम वंश का दूसरा जो शासक बना वो आराम शाह था। कौन था, आराम शाह। 1210 से 1211 इसका शासनकाल क्या है, 1210 से 1211 शासन काल। बहुत ही कम शासनकाल था इसका, किसका, आराम शाह का। यह एक अयोग्य शासक था। ठीक है, यह एक अयोग्य शासक था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, गोद लिया था। ऐबक ने गोद लिया था। ठीक, गोद लिया था। याद रखेंगे आप लोग कि आराम शाह बिल्कुल अयोग्य शासक था, गुलाम वंश का एक अयोग्य शासक था और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोद लिया था। कह लीजिए कि यह इसका पुत्र था। ठीक है, किसका, ऐबक का पुत्र मान लीजिए कि गोद लिया था तो पुत्र ही हुआ।
ऐबक का पुत्र, ठीक, ऐबक का पुत्र। और इसका शासनकाल बहुत ही कम था। इसको इल्तुतमिश ने जूड़ के युद्ध में हरा दिया। ठीक है, इल्तुतमिश ने जूड़ के युद्ध में हरा दिया। ठीक, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ठीक, और हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में गुलाम वंश के अगले शासक पढ़ेंगे कौन, इल्तुतमिश के बारे में। ठीक, जो कि चर्चित शासक हुआ तीसरा, वह हुआ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश इसके आगे पढ़ेंगे। टोटल गुलाम वंश में कितने शासक हुए, 11 शासक हुए, आप लोग याद रखेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।